हेलो, कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस SSBM कोटपुतली। आज की इस वीडियोस में कूलाम का नियम, कूलाम का नियम स्टडी करेंगे। कूलाम का नियम, इसमें क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर निर्वात अथवा माध्यम में स्थित होते हैं। इसे आप A1, इसे A और इसे B मानिए। तब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है, लगने वाला जो कूलाम बल है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो इस प्रकार से भाई, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्यों कह रहे हैं बेटा? हो सकता है Q1 और Q2 आवेश सजातीय हो, तो दोनों आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। हो सकता है Q1 प्लस Q2 माइनस हो, यानी कि विजातीय आवेश हो, तब दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल। दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एक बात और, कूलाम का जो नियम होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलाम नियम
का नियम भी कहलाता है। व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहलाता है। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दिस इज योर F, इक्वेशन फर्स्ट, जहां K इक्वल समानुपाती नियतांक। निर्वात अथवा वायु के लिए निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु का मतलब है कि Q1 और Q2 आवेश, इन दोनों के बीच खाली स्थान है, उसे अपन निर्वात या वायु कहेंगे। में K इक्वल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको ऐसे बनाएंगे एप्सिलॉन 0, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यह वैल्यू होती है। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये जो सिंबल है एप्सिलॉन 0, ये क्या है? यहां एप्सिलॉन 0, इसे अपन क्या कहेंगे? एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, इसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है बेटाओ एप्सिलॉन 0 इक्वल 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह वैल्यू फिक्स होती है इसकी 8.85 × 10⁻−12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह वैल्यू इसकी फिक्स होती है। अगर K इक्वल दिस वैल्यू अगर यहां रख दी जाए तब समीकरण 1 क्या आता है हमारा? देखो भैया, F इक्वल, इसलिए F इक्वल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, दिस वैल्यू इक्वेशन सेकंड डाल दीजिएगा इसको। अब मान के चलिए इन दोनों आवेशों के मध्य में, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में कुछ भी भरा हुआ है, इनके बीच में कुछ भी भरा हुआ का मतलब यह है बेटा कि हो सकता है इनके बीच कांच है, मोम है, अभ्रक है, लकड़ी है, कुछ भी रखा हुआ है, तब उस स्थिति को कहेंगे माध्यम की उपस्थिति। क्या कहेंगे? माध्यम की उपस्थिति। देखो भैया, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में K इक्वल 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन
जीरो नहीं कहेंगे इसको, केवल एप्सिलॉन कहेंगे। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या कहेंगे इसको? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कहेंगे बेटा इसको आप। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। तब समीकरण 2 से आप देखेंगे, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आएगा बेटा? F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, दिस वैल्यू। ओके, ये माध्यम की उपस्थिति में। तो भाई इस प्रकार से ये कूलाम नियम क्लियर हुआ। इसके पश्चात कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो भैया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इसमें एक बात और विशेष ध्यान रखना, मैं नोट लगा देता हूं। नोट, कभी कभार एग्जाम में ये 1 नंबर में पूछा जाता है। कूलाम नियम, कूलाम नियम माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बेटा? माध्यम की प्रकृति पर, यानी माध्यम पर निर्भर करेगा कि भाई इनके बीच में क्या रखा है, क्या नहीं रखा। अच्छी बात। अब लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसके अंदर, इसमें क्या करेंगे? 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और दूसरा Q2। बिंदु A एवं B पर निर्वात में रखे हैं। मूल बिंदु O, ये मूल बिंदु O है, इसके सापेक्ष बिंदु B का इकाई सदिश, बिंदु B का स्थिति सदिश R2 तथा बिंदु A का स्थिति सदिश R1 है। इस प्रकार से Q1 और Q2 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं जो बिंदु A और B पर निर्वात में रखे हैं। बिंदु O मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः Q1 एवं Q2 के स्थिति सदिश R1 एवं R2 है। तब ये दूरी A से B तक या B से A तक की दूरी कैसी होगी? सेम होगी। तब R12 या R21 एक ही बात है, यानी 1 से 2 की दूरी या 2 से 1 की दूरी इक्वल आप लिख सकते हैं इसको R2 माइनस R1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, तो आप यहां नोट कर लीजिए। माना 2 स्थिर बिंदु
बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 निर्वात अथवा वायु में बिंदु A एवं B पर रखें। बिंदु A एवं B पर रखें। मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः Q1 एवं Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः R1 एवं R2 हैं। तब R12 इक्वल R21 इक्वल R2 माइनस R1, ये दूरी इस प्रकार से आप ले सकते हैं। A से B की दूरी या B से A की दूरी सेम होंगी। तब इस कंडीशन में आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला जो बल होगा F21 और आवेश Q2 द्वारा Q1 पर जो लगने वाला बल होगा F12, यानी कि इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F21 और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल F12 होगा। तो यहां 1 by 1 करके अपन इसको देखते हैं। तब आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित बल कूलाम नियम से लेंगे, यानी इसे आप कूलाम बल भी कह सकते हैं। क्या होगा भैया? Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, इसको F21 लिखेंगे भाई। F21 2 पर यानी Q2 पर Q1 के द्वारा 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 ओवर, और यहां लेंगे R21 और इसका स्क्वायर R21 कैप, जहां R21 कैप क्या है भाई? इकाई सदिश। क्या है? इकाई सदिश। ये इकाई सदिश। अब इकाई सदिश क्या होता है? देखो भैया, R21 इक्वल होगा R21 ओवर R21 और इसका मोड। मापांक इसको लगाने से ये राशि इस प्रकार से बदल के आएगी R21 ओवर R21। इस प्रकार से आप इसे ले सकते हैं। अब इस वैल्यू को कहां पुट करना है? यहां पुट करना है बेटा, इस जगह इस वैल्यू को पुट कर दो। देखो भैया, पुट करते हैं। देखो इसलिए F21
इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R21 स्क्वायर, और इसकी जगह अपन ले लेंगे R21 ओवर R21, और इस तरीके से। तो ये है पावर, एक पावर ये आ गई, कितने हो गए भैया 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R21 और इसका स्क्वायर R21 कैप F21 इस तरीके से। और अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहां वेक्टर आएगा ये वाला, देखो भैया 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R2 माइनस R1 इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ये वैल्यू आ जाएगी, और ये होगा F21, ये वैल्यू होगी भाई इस तरीके से। इसको आप इक्वेशन डाल लीजिए थर्ड, ठीक है भाई। ये इसके पश्चात छात्र ध्यान दें, ठीक इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल, आवेश Q1 पर आरोपित बल, देखो भैया F12 इक्वल 1/4πε Q1 Q2 ओवर R12 इसका स्क्वायर R12 और कैप, इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। जहां R12 क्या है भाई, इकाई सदिश, इसकी भी वैल्यू आप जैसे यहां रखिए तो इसको भी आप इसी प्रकार से ले सकते हैं, सही है। जैसे आपने ये लिया है तो उसी प्रकार से आप इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि R21 ये क्या होगा, R12 कैप क्या होगा, R12 बटे R12, और इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। यही वैल्यू यहां पुट करेंगे तो देखो भाई इसको 3 ये हो जाएंगे, तो यहां पर भी 3 आना चाहिए, और यहां पर भी क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, 3 पावर आनी चाहिए। तो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R1 माइनस R2 इसका 3 पावर, और इसको भी ऐसे ही ले लो R1 माइनस R2, और ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, ये इक्वेशन हो जाएगी नंबर 4 F1। अब आप समीकरण 3 और 4 से देखें, समीकरण 3 और 4 से क्लियर इंडिकेट है, क्या इंडिकेट है भाई, देखो इनकी तुलना कर लो, समीकरण 3 और 4 की तुलना करते हैं। देखो भैया समीकरण 3 एवं
4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 एवं 4 की तुलना कर लो बेटा। देखो इसके दाहिने पक्ष में देखो 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Q2 यहां पर भी है। अब इसमें एक चीज देखो बेटा कि इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है। ये जो मापांक आपने लगाया हुआ है ये वाला जो मापांक लगाया हुआ है आपने, इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर कोई राशि ऋणात्मक है तो बाहर निकलते ही वो राशि कैसी आएगी, धनात्मक बनेगी। तो देखो ये है R1 - R2 और ये है R2 - R1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जैसे ही मोड से बाहर आएगा तो किस में बदल जाएगा भाई, प्लस में। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 - R2। तो ये वैल्यू क्या हो गई, R1 - R2। तो दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, बोलो। अब देखो 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 ये भी सेम है और ये नीचे ये भी सेम है। अब इस साइड में देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ये तो है R2 - R1 और ये वैल्यू क्या है, R1 - R2। ओके, ये वैल्यू क्या है, R1 - R2। तो भाई एक बार बताओ कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये जो पद है ये यहां जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इसलिए F12 बराबर क्या होगा, -F21। ये आ गया साहब आपका समीकरण 5 तुलना करने के बाद। तो इसका मतलब क्या है समीकरण 5 का, इसका मतलब यह है कि भाई दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य एक दूसरे पर आरोपित बल परिमाण में तो समान है, परिमाण में कैसे हैं, समान है, लेकिन दिशा कैसे है, विपरीत है। तो ये इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल की दिशा किस तरफ है, इस तरफ, और इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल की दिशा किस तरफ है, इस तरफ। तो आप देख रहे हैं बेटाओ कि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। और विपरीत यानी कि तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का क्या होता था बताओ भाई, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये होता था कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है, वो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। तो इस प्रकार से जो कूलाम का जो नियम, कूलाम के नियम का जो सदिश निरूपण है वो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुरूप हुआ। इसका तो ये मतलब हुआ, तो यहां लिख सकते हैं समीकरण 5 से स्पष्ट है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में विपरीत है। जो अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तीसरा नियम कौन सा था भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया
प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन रूल। ओके, तीसरे नियम के अनुरूप ही होता है। भाई न्यूटन का कूलाम का जो नियम है वो किसके अनुरूप है? न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप होता है। अच्छा, ये आज के इस वीडियोस में इतना ही। शेष हम अगली वीडियो